साल 1178। पश्चिम से मौत की एक आंधी बढ़ रही थी। नाम था मोहम्मद ऑफ घोर। उसके पास 50,000 से ज्यादा खूंखार मध्य एशियाई घुड़सवार सेना थी। ये वो योद्धा थे जो चलती हवाओं में दुश्मन का गला रेत देते थे। इनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ लालच और मौत का नशा। मुल्तान और उच्च को रौंदने के बाद घोरी का अगला निशाना था गुजरात। गुजरात समृद्ध, शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत उन्नत। यह चालुक्य वंश का शासन था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। राजा अजयपाल की मृत्यु हो चुकी थी और सिंहासन पर बैठा था एक बालक, मूलराज द्वितीय। उम्र सिर्फ 5 से 8 वर्ष। राज्य असुरक्षित था, दुश्मन ताक में थे। और तभी राजमाता नैकी देवी ने शासन की कमान अपने हाथों में ली। लेकिन घोरी का असली मकसद सिर्फ जमीन नहीं था। उसके दिमाग में सालों पुराना वही लालच था जो महमूद गजनवी ने शुरू किया था, सोमनाथ मंदिर की संपत्ति और उसकी शक्ति। घोरी चाहता था कि सोमनाथ को फिर से लूटकर भारत की धरोहर को मिट्टी में मिला दे। उसकी सेना राजस्थान पार कर चुकी थी। उसका इरादा साफ था, गुजरात को तोड़ दो, सोमनाथ को लूट लो, पश्चिम भारत पर कब्जा कर लो। घोरी को लगा कि राजा अजयपाल के निधन के बाद एक विधवा और एक बच्चा उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन वो भूल गया था कि उसका सामना रानी नायकी देवी से था। गोवा के कदंब वंश की ये बेटी शास्त्रों से ज्यादा शस्त्रों में निपुण थी। रानी ने घोरी के दूत को वही जवाब दिया जो एक वीरांगना देती है। अगर घोरी को गुजरात चाहिए तो उसे मेरी तलवार की धार से होकर गुजरना होगा। साल 1178 में गुजरात की सेना एक कठिन चुनौती का सामना कर रही थी। मोहम्मद घोरी की सेना संख्या और रफ्तार दोनों में अधिक थी। रानी नायकी देवी जानती थीं कि खुले मैदान में सीधा युद्ध भारी पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने चुना अर्बुदगिरी यानी माउंट अबू की दुर्गम घाटियां। यही स्थान था कयादरा। उस समय गजनी से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए ये गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा पाटन पहुंचने का सबसे मुख्य रास्ता था। ये जगह राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित थी। पथरीली पहाड़ियां, संकरे रास्ते और कठिन भूगोल, जहां एक विशाल घुड़सवार सेना की गति अपने आप धीमी पड़ जाती है। और यहीं युद्ध का संतुलन बदलने वाला था। घोड़ी की सेना जो खुले मैदानों में बिजली की तरह दौड़ती थी, अब पहाड़ों और संकरे रास्तों में उलझ चुकी थी। गुजरात की सेना में कई राज्यों के वीर शामिल थे। नाडोल के चाहमान शासक केलहन और कीर्तिपाल अपने योद्धाओं के साथ युद्ध में उतरे। उनके साथ खड़े थे चंद्रावती के परमार राजा धारावर्ष, जिनके धनुर्धर पहाड़ी युद्ध में निपुण माने जाते थे। लेकिन इस विशाल सेना की सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी सेना नायक रानी नायकी देवी। एक ऐसी रानी जो केवल सिंहासन पर बैठकर आदेश नहीं देती थी, बल्कि रणभूमि में स्वयं अपनी सेना का हौसला बढ़ा रही थी। रानी ने सेना को चंद्रव्यूह में बांटा। उन्होंने हुक्म दिया कि जब तक दुश्मन घाटी के बीच न आ जाए, कोई हमला नहीं करेगा। गोरी को लगा रानी डरकर भाग रही है, इसलिए वो अंधाधुंध घाटी के अंदर घुस गया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो रानी नायकी देवी के मौत के जाल में कदम रख चुका है। अचानक पहाड़ों से मौत बरसने लगी। धारावर्ष के तीरंदाजों ने पत्थरों और जलते तीरों से तबाही मचा दी। और तब मैदान जंग में उतरी साक्षात रणचंडी रानी नायकी देवी। हाथी पर सवार, दोनों हाथों में तलवारें लिए, रणभूमि में मौत का तांडव शुरू हो गया। हर हर महादेव! और फिर कायादरा की घाटियां युद्ध के शोर से गूंज उठीं। तीर चले, तलवारें टकराईं, घोड़े चिंगाड़े। रानी नायकी देवी अपने योद्धाओं के बीच खड़ी थी, रणनीति देती हुई, साहस जगाती हुई। और उसी नेतृत्व में उस दिन कायादरा की घाटियों में गुजरात की सेना ने घोरी के आक्रमण को रोक दिया। मोहम्मद घोरी, जो खुद को सुल्तान आजम कहता था, उस दिन एक कायर की तरह भागा। कहते हैं उसने कायादरा से गजनी तक के रास्ते में एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रानी नायकी देवी की तलवार और उनकी रणनीति का डर
उसके जहन में ऐसा बैठा कि अगले 13 से 14 साल तक उसने गुजरात की सरहद को छूने की जरूरत तक नहीं की। इस एक विजय ने गुजरात को 1 दशक से ज्यादा का समय दिया। उसे यह समझ आ गया था कि जब तक रानी और उसके योद्धा खड़े हैं, गुजरात को फतेह करना एक ख्वाब ही रहेगा। उनका बेटा मूलराज द्वितीय इतिहास में मोहम्मद घोरी जेता के नाम से याद किया गया। अफसोस, हमारी किताबों ने इस वीरांगना को बुला दिया, लेकिन माउंट आबू की हवाएं आज भी उनकी वीरता की गवाह हैं। रानी नाइकी देवी, एक ऐसा नाम जो हमेशा भारत की शक्ति का प्रतीक रहेगा। इसलिए कहा जाता है, जब सिंहासन पर बालक था और सीमा पर तूफान, तब मां ने संभाली तलवार और इतिहास बन गया गुजरात।